कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं ज्योग्राफी का एक और मज़ेदार टॉपिक लेके प्रेजेंट हो गया हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसमें आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, अंदर से क्या क्या है, वो सारी चीज़ों का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग पृथ्वी की कुछ प्रमुख विशेषता जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मैं पहले ही आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ ग्रह वगैरह। तो पृथ्वी जो है वो आकार के अनुसार जो है वो 5वां नंबर पे आती है। सबसे पहले बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, उसके बाद 5वां नंबर में आकार के मामले में जो है वो साइज के मामले में पृथ्वी 5वां नंबर पे आती है। तो पृथ्वी की कुछ विशेषता हम लोग देखते हैं, जैसे कि व्यास। पृथ्वी की व्यास दो टाइप से पूछ देती है। एक ध्रुव व्यास पूछ देती है, ध्रुव व्यास डायमीटर है ना, और एक पूछ देती है विषुवतीय व्यास, विषुवतीय व्यास। तो अब ये दो प्रकार की व्यास क्या है तो ध्यान से समझिए। हम लोग की पृथ्वी जो है वो ध्रुवों की पास थोड़ी चपटी है। जैसे कि ये मान लेते हैं ये ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो व्यास जो है, व्यास आप समझते हैं कि कोई भी वृत्त में इस पार से उस पार की रेखा को व्यास कहा जाता है। समझ ना, जैसे कोई गेंद है, गेंद को इस पार से उस पार जो खींची गई रेखा को क्या कहते हैं तो व्यास कहते हैं। तो इसकी ध्रुव व्यास थोड़ी सी कम है, किसके अकॉर्डिंग तो विषुवतीय व्यास। ये वाला को विषुवतीय व्यास कहते हैं। ये ध्रुव व्यास हो गया, ये विषुवतीय व्यास, विषुवतीय व्यास। अगर आप लोग को विषुवतीय व्यास और ध्रुव व्यास में अभी भी दिक्कत है तो पीछे मैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा पढ़ा दिया हूं, या फिर शुरू से मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया हूं। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप लोग वहां से जाके देख लीजिएगा। और हाँ, जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूं उसका मैं हैंड राइटिंग पीडीएफ नोट्स देता हूं। अगर आप लोग को हैंड राइटिंग पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर आज ही वीडियो मैं रिलीज किया और आज ही आप देख रहे हैं तो आप टेलीग्राम में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत दिनों बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो इस नंबर पे मैं नंबर दिया, उस पे जाके टेलीग्राम में मेरा हाय हेलो कीजिएगा। और जिस टॉपिक का आपको नोट्स चाहिए, जैसे कि अभी हम ये पढ़ा रहे हैं, तो आप वहां जाके लिखिएगा हाय सर और बोलिएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हमें नोट्स चाहिए, तो मैं आपको वहां प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ध्रुव व्यास जो है वो कितनी है तो 12,714 किलोमीटर है। और वही विषुवतीय व्यास की बात करें तो विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है, 756 किलोमीटर है। कभी कभी तो यहाँ इतना डीपली क्वेश्चन आजकल पूछ दे रहे हैं, कभी कभी ये पूछ देता है ध्रुव व्यास तथा विषुवतीय व्यास का अंतर कितना है ना। मतलब कि विषुवतीय व्यास माइनस ध्रुव व्यास कितना है, तो आप देख लीजिए कि 12,756 में माइनस कर दीजिए 12,714, तो लगभग कितने आएंगे तो 42 किलोमीटर है ना। तो आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन में कहेगा पृथ्वी के विषुवतीय व्यास तथा ध्रुव व्यास की अंतर कितनी है तो 42 किलोमीटर। कभी कभी 42 पॉइंट समथिंग दे देता है, तो आपको भी ये ध्यान रखना है ना। बात करें पृथ्वी की त्रिज्या, त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या 6,371 किलोमीटर है। त्रिज्या आप समझ गए कि व्यास का जस्ट आधा क्या होती है तो त्रिज्या होती है। बात करें पृथ्वी की ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब जी का मान, तो जी का मान कितना होता है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक जानकारी आपको याद रखना है कि व्यास दो प्रकार की है यहाँ पर पृथ्वी की, ध्रुव व्यास और विषुवतीय व्यास। त्रिज्या आपको याद रखना है
जी का मान याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं कि पृथ्वी के अंदर, जैसे कभी हम लोग पृथ्वी की सतह ये वाला है, हम यहाँ खड़ा हैं, तेकर अंदर में क्या चीज है ना। तो ये सब चीजें के बारे में ही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और हेडिंग से ही आप लोग को मालूम चल गया होगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मतलब पृथ्वी अंदर से कैसी बनी हुई है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत की बात करें कि कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी हम लोग का अंदर से कैसी है, तो स्रोत की बात करें तो सब स्रोत अनुमान पर है। अनुमान मतलब केवल अनुमान लगाया गया है, संभावना किया गया है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर कोई गया ही नहीं है। पृथ्वी के अंदर जो है वो हमें देख नहीं सकते हैं उसे हम, तो जो भी पृथ्वी के अंदर हो रही है वो सारी घटना को हम लोग केवल अनुमान कर सकते हैं। तो पृथ्वी का स्रोत जो है वो कैसा आधारित है, तो अनुमान पर आधारित है ना, केवल अनुमान पर आधारित है। कोई 100% नहीं कह सकता कि ऐसा ही होगा। तो अनुमान पर भी आधारित जो स्रोत हैं, ये दो प्रकार के कैटेगरी में हम लोग बांटे हुए हैं। पहला प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत मतलब डायरेक्ट, मतलब कि कुछ ऐसे स्रोत जो डायरेक्ट हमें पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी देती है, उसे प्रत्यक्ष में रखा गया है। और ऐसे स्रोत जो हमें डायरेक्टली जानकारी नहीं देता है, वो अनुमान पे, हालांकि दोनों अनुमान ही है, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर से निकल के आया है और वो एक स्रोत के रूप में काम कर रहा है, तो उसे प्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं। और वैसे स्रोत जो केवल हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, अंदर से कुछ निकला नहीं है, तो ऐसे स्रोत को अप्रत्यक्ष कहते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट सोर्स। अब प्रत्यक्ष में किसे रखा गया है, तो ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी कहने का अर्थ है, जैसे कि पृथ्वी में आप लोग देखे होंगे कि पृथ्वी के धरातल से कुछ फाड़ उड़ के पृथ्वी के सतह को फाड़ कर कर यहां से जो है वो लावा निकलने लगता है, मतलब कि यहां से मैग्मा निकलती है और यही मैग्मा ठंडा जाती है, तो इसी को लावा कहते हैं। और इसी लावा जो है ये एक प्रत्यक्ष स्रोत है कि अंदर से क्या निकल रहा है। तो ये लावा जो है एक प्रत्यक्ष स्रोत है जो ज्वालामुखी द्वारा निकला हुआ है। दूसरा प्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो ड्रिल याद रखना है, क्योंकि ड्रिल वगैरह करते हैं तो अंदर के कुछ पदार्थ निकलती है, तो उससे अनुमान लगाया जाता है। सबसे ज्यादा गहराई तक ड्रिल जो किया गया वो 12 किलोमीटर तक आर्कटिक क्षेत्र के कोला नामक क्षेत्र में किया गया है। आर्कटिक प्रदेश के कोला नामक क्षेत्र पर किया गया है। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है। प्रत्यक्ष स्रोत आमतौर पे जो पृथ्वी के धरातल से अंदर से जो कुछ पदार्थ निकले हैं उससे जो अनुमान लगाया गया उसे प्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत जो हम लोग कुछ पृथ्वी के ऊपर के सतह को देखकर जो है हम लोग अनुमान लगाते हैं, जैसे कि गर्म झरने। तो गर्म झरने से अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी के अंदर जो है वो गर्म होंगे, इसीलिए झरने गर्म हैं। इसके अलावा लगभग 32 मीटर की गहराई पे जाने पे 1 डिग्री तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाता है। तो इससे अनुमान लगाया गया कि देखिए केवल 32 मीटर गहराई पे जाने पे लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो पृथ्वी का अगर त्रिज्या की बात करें तो ये 6371 किलोमीटर है। तो इतना दूर जाते जाते सोचिए, एक ऐसे अनुमान लगाइए कि 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो 1000 मीटर मतलब 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर गहराई पे जाने पे कितना डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। तो एप्रोक्स हम 32 से भाग दे देते हैं तो कितना चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा 96, बचेगा 4। तो एप्रोक्स जो है वो 31 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाएगा। मतलब कि केवल 1 किलोमीटर जाने पे जो है वो 31 डिग्री
तापमान जो है वो बढ़ जाएगी। और ऐसे ऐसे कितना जाना है, तो 6371 किलोमीटर अंदर जाना है। इससे अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी के केंद्र पास बहुत तापमान होगी। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये हो गए अप्रत्यक्ष स्रोत, जो केवल अनुमान लगाया गया बाहर के कुछ चीजों को देखकर, और ये प्रत्यक्ष स्रोत हुए जो अंदर से निकले पदार्थ को देखकर अनुमान लगाया गया। अब हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना अनुमान पर ही कौन कौन वैज्ञानिक ने किस तरह से अपना अपना विचार को प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस, तो आप लोग हेडिंग यही डालेंगे, एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो हम लोग सबसे पहले एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखने वाले हैं। मतलब कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया और अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन हम लोग उन वैज्ञानिकों के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे जिसकी बात थोड़ी या कुछ हद तक सत्य हुआ है, और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके थ्योरी को जो है वो माना भी है कि हाँ ऐसा होगा। तो पहला हम लोग देखने वाले हैं एडवर्ड स्वेस के अनुसार। तो एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इसको 3 भाग में इसने बांटा है ना। इसने कितने भाग में बांटे, तो 3 भाग में। तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर वाला भाग को ये केंद्र तक। तो पहले वाला भाग को इसने सियाल कहा, उसके बाद वाले भाग को सीमा कहा, और सबसे अंदर वाले भाग को नीफे कहा। तो एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 भाग में बांटा है। सबसे ऊपर सियाल, उसके बाद सीमा, उसके बाद नीफे। अगर सियाल की बात करें तो धरातल से, मतलब कि यहां से ऊपर वाली भाग से, धरातल से जो है इसकी गहराई इसने लगभग जो है वो 300 किलोमीटर तक बताया। इसके बाद 300 से लेकर 2900 तक इसने सीमा का जो है वो गहराई बताया, और 2900 से लेकर केंद्र तक मतलब कि टोटल केंद्र तक कितना है इसका त्रिज्या जी, 6371 किलोमीटर तक। तो इसका मतलब क्या है कि 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक जो है वो नीफे का है, नीफे की गहराई बताया। एडवर्ड स्वेस ने यह भी बताया कि हम इसका नाम सियाल, सीमा या नीफे क्यों दे रहे हैं। तो इसने बताया कि इस वाले भाग में जो है, इस सियाल वाले भाग में जो है वो सिलिका मतलब SI और अल्मुनियम की मात्रा अधिक है, इसीलिए इसका नाम हम सियाल दिए हैं। तो सियाल में अधिकता किसकी पाई जाती है, तो सिलिका एवं अल्मुनियम की। वही बोला कि लगभग 300 किलोमीटर के बाद सियाल में जो एल्युमिनियम पाया जा रहा है, ये एल्युमिनियम बंद हो जाता है, उसके जगह पे मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाने लगती है। इसीलिए इस भाग को जो है हम सीमा नाम दिए हैं, क्योंकि सीमा सिलिका अभी भी मिल ही रहा था, लेकिन अल्युमिनियम मिलना बंद हो गया था, इसके जगह पे मैग्नीशियम ज़्यादा मिलने लगा, इसीलिए इसका नाम सीमा दिया गया है। तो सीमा में यहाँ क्या है, तो सिलिका है, सिलिका और मैग्नीशियम, Ma है ना। वही बात करें नीफे में, तो नीफे में बोला कि नीफे में हम यहां देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो तत्व की मात्रा जो है वो निकिल Na और Fe फेरस केमिस्ट्री में फेरस कहा जाता है, और हम लोग बोलचाल भाषा में इसी को लोहा कहते हैं, है ना। तो बोलेगा कि एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी के किस भाग में लोहा पाया जाता है,
तो नीफे भाग में क्या पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है। तो एडवर्ड सुएस के अनुसार यही चीजें याद रखना है ना। एडवर्ड सुएस ने यह भी बताया था कि सियाल की घनत्व कितनी है। तो इसकी घनत्व की बात करें तो इसने घनत्व बताया 2.75 से लेकर 2.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बहुत कोई को ये समझ में आता है कि घनत्व किसे कहते हैं, तो सिंपल सा आप ऐसे याद रखिए, इसका मात्रक से पता चल रहा है। घनत्व मतलब क्या कि 1 सेंटीमीटर गहरा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा एक कोई ढक्कन लीजिए और उस ढक्कन में मिट्टी भरिएगा और उस मिट्टी भरने के बाद उसमें जाकर आप तौलिएगा तो लगभग 2 ग्राम है ना, 2.9 ग्राम जो है वो वजन पकड़ेगा। मतलब कि मान लेते ढक्कन, इस ढक्कन में हम जाके मिट्टी भरेंगे। सोचो कि यही एक सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर गहरा है। यहाँ जाके मिट्टी भरेंगे और इस मिट्टी को जाके हम वजन करेंगे तो ये कितना पकड़ेगा, तो लगभग 3 ग्राम के आसपास पकड़ लेगा। तो इसी को डेंसिटी कहते हैं, घनत्व कहते हैं। बाकी घनत्व का एक अलग ही टॉपिक होता है, वो फिजिक्स में। वही सीमा की घनत्व की बात करा तो इसने घनत्व बताया कि 90 से लेकर 4.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वही निकेल की बात किया तो इसकी घनत्व सबसे ज्यादा बताया, लगभग 11 से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बताया था। तो ये एडवर्ड सुएस ने अपने अनुसार इसने बात रखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ऐसे ही एक और वैज्ञानिक R.A. डेली, तो R.A. डेली के अनुसार हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। अब हम लोग देख लेते हैं R.A. डेली के अनुसार। R.A. डेली के अनुसार, R.A. डेली ने 1940 ईस्वी में ये अपना विचार को प्रस्तुत किया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। और इसने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में विभक्त किया। 4 भागों में सबसे ऊपर वाला भाग को इसने कहा, सबसे ऊपर वाला भाग को इसने कहा स्थल मंडल। स्थल मंडल इंग्लिश में लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। इसके बाद वाला को बोला दुर्बलता मंडल, इंग्लिश में स्थेनोस्फीयर। इसके बाद वाला को बोला मध्यम मंडल या मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। और सबसे केंद्र वाला भाग को बोला केंद्र मंडल, इंग्लिश में सेंट्रोस्फीयर। तो R.A. डेली ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 4 भाग में बांटा, स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्यम मंडल और केंद्र मंडल। R.A. डेली ने यह बताया कि स्थल मंडल के नीचे जो दुर्बलता मंडल है ये ठोस अवस्था में नहीं है। ठोस अवस्था में नहीं मतलब इसने बताया कि ये प्लास्टिक अवस्था में है। प्लास्टिक मतलब कि आप लोग प्लास्टिक वगैरह को आप जला दीजिए तो पिघलने के बाद जिस अवस्था में होती है उस अवस्था में इसने बताया कि यहाँ वाली है। तो दुर्बलता मंडल पर बोला कि ये जो स्थल मंडल ये तैर रही है, समझ ना। तो ये चीज आपको याद रखना है कि दुर्बलता मंडल ठोस नहीं है, ये प्लास्टिक अवस्था में है और इसके ऊपर स्थल मंडल तैर रही है। किसने बताया था? तो R.A. डेली ने ये चीजें बताया था। R.A. डेली ने स्थल मंडल की गहराई बताया कि ये जो है लगभग 1 से लेकर
80 किलोमीटर की गहराई तक है और ये 80 से लेकर 360 किलोमीटर तक है। और ये मध्यम मंडल जो है वो 360 से 2400 किलोमीटर तक है और ये 2400 से लेकर 6371 किलोमीटर तक है। तो R.A. डेली के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना 4 भागों में थी और चारों भागों क्या क्या है तो मैंने बता दिया। तो अभी तक हम लोग जो भी आंतरिक की संरचना देखें वो किसी खास वैज्ञानिक की विचार को देखें। जैसे सबसे पहले एडवर्ड स्वेस के बारे में देखें और एडवर्ड स्वेस ने आंतरिक संरचना 3 भागों में बांटा है, सियाल, सीमा, नीफे। वही R.A. डेली ने 4 भागों में बांटा, स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्यम मंडल और केंद्र मंडल। अब हम लोग देखते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसमें कोई खास एक वैज्ञानिक ने भाग नहीं लिया। यहां कई वैज्ञानिकों ने मिलकर जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया और उसके बारे में जानकारी दिए हैं। तो आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है सबसे पहले इन लोग भी 3 भागों में बांटे, एडवर्ड स्वेस के जैसा। सबसे पहले ऊपर वाला भाग, उसके बाद फिर बीच और ये केंद्र। ऊपर वाला भाग को भूपर पट्टी कहा गया, इंग्लिश में क्रस्ट। उसके बाद ये बीच वाला भाग, इस बीच वाला भाग को जो है वो मेंटल कहा गया। मेंटल हिंदी में भी मेंटले कहा जाता है। और सबसे अंदर वाला भाग को कोर कहा गया, हिंदी में इसे क्रोड कहते हैं। तो आधुनिक के अनुसार भी जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 भाग में, भूपर्पटी, मेंटल और सबसे अंदर वाला भाग क्रोड। देखिए एडवर्ड स्वेस ने भी पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था, सियाल, सीमा और नीफे। लेकिन इसकी बात को बहुत सारे वैज्ञानिकों ने नकार दिया क्योंकि यह अधूरा जानकारी दिया था। इसने यह बतेबे नहीं किया था कि सियाल और सीमा को कौन बांटता है। ये दोनों को कैसे जानेंगे कि सियाल कहां तक है और सीमा कहां तक है। इसकी काल्पनिक रेखा भी इसने नहीं बताया था। जबकि आधुनिक वाले जो है भूपर्पटी और मेंटल को बांटने वाला रेखा का नाम भी बता दिया और इसका रेखा का नाम बताया मोह। और इस देखो मोह नाम पड़ा क्योंकि मोह नामक वैज्ञानिक ने इस रेखा की खोज किया था। और यहां जो रेखा होती है उसे यहां रेखा ना बोल के असंबद्धता कहा गया, असंबद्धता। इंग्लिश में इसे असंबद्धता केवल का इंग्लिश याद रखिएगा, बाकी मोह तो एक नाम है। मोह हिंदी में भी सेम है और इंग्लिश में भी सेम है। असंबद्धता को डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, याद रखेंगे। तो भूपर्पटी और मेंटल को 2 भागों में विभक्त करने वाली रेखा को क्या कहते हैं तो मोह असंबद्धता, इंग्लिश में मोह डिसकंटिन्यूटी। उसी तरह मेंटल और क्रोड को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को गुटेनबर्ग कहते हैं, गुटेनबर्ग। और इसका नाम आ जाएगा अपने आप, असंबद्धता है ना। इंग्लिश नाम आप लोग अपना से जोड़ लीजिएगा, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो ये यहां क्लियर बताया कि मोह किसको बांट रही है और गुटेनबर्ग किसको बांट रही है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि मेंटल और क्रोड को बांटने वाली रेखा तो गुटेनबर्ग और भूपर्पटी और मेंटल को बांटने वाली रेखा तो मोह असंबद्धता। भूपर्पटी की और विशेषता की बात करें तो ये पृथ्वी की कुल आयतन मतलब वॉल्यूम, मतलब कि पृथ्वी में ये मान लेते हैं कि पृथ्वी एक ढांचा है,
एकड़ अंदर में जितना मेटेरियल डाला गया है उन मेटेरियल का केवल 1% जो है वो भूपर पट्टी है। सबसे ज्यादा जो है वो मेंटल है, लगभग 84%, और दूसरा सबसे ज्यादा जो है वो क्रोड है 15%। तो आपको याद रखना है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा, भूपर पट्टी पृथ्वी के कुल आयतन का कितना है, तो 1% है। बोलेगा पृथ्वी के कुल आयतन का मेंटल कितना है, तो 84% है, और कोर जो है वो 15% है। ये बातें आपको याद रखनी है। इसकी अगर गहराई की बात करें, इसकी गहराई की, तो वैज्ञानिकों ने बताया कि ये 1 से लेकर 33 किलोमीटर तक है। 1 से लेकर कितनी है, तो 33 किलोमीटर तक है। और वही ये 33 किलोमीटर से जो है वो 2900 किलोमीटर तक है, और ये 2900 से लेकर केंद्र तक, और केंद्र में कितना है, तो 6371 किलोमीटर। तो भूपर पट्टी 1 से लेके इसकी औसत गहराई 33 किलोमीटर तक बताई है। वही महाद्वीपों में, महाद्वीपों की बात करें, मतलब कि स्थल, जहां स्थल है उसे महाद्वीप कहते हैं। तो स्थलों की बात करें तो स्थल में इसकी गहराई लगभग 48 किलोमीटर तक बताया है। वही महासागरों में बात करें तो महासागरों में ये 5 किलोमीटर तक बताया है। मतलब कि मान लेते हैं ये भूपर पट्टी है और यहाँ पर ये कोई समुद्र है, तो इस समुद्र में की गहराई यहाँ से थोड़ी नापेगा ये वाला, तो यहाँ ऐसा समुद्र की गहराई 5 किलोमीटर तक बताया है। वही महाद्वीप बोलेगा तो महाद्वीप मतलब होता है स्थान, स्थल वाला भाग। तो ये स्थल वाला भाग की गहराई कितनी लगभग बताया है, तो 48, और ये दोनों का एब्रोक्स बताया है कि 33 किलोमीटर तक भूपर पट्टी है। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। महाद्वीपों में बताया है कि महाद्वीपों में ये जो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो चट्टानें पाई गई है वो ग्रेनाइट वाले पाए गए हैं, ग्रेनाइट चट्टान पाई गई है। वही महासागरों की बात करें तो महासागरों में बेसाल्ट चट्टानें पाई गई है। अब जिसको बेसाल्ट और ग्रेनाइट में दिक्कत हो रहा होगा कि किसे ग्रेनाइट चट्टान किसे कहते हैं और किसे बेसाल्ट, तो जस्ट इसके बाद हम चट्टान पढ़ाएंगे। थोड़ा सा हम यहाँ जानकारी दे दें कि जैसे पृथ्वी के अंदर में जो ज्वालामुखी आती है, मतलब मैग्मा, और ये मैग्मा अगर पृथ्वी के धरातल में ही जम जाती है तो उसे बेसाल्ट कहा जाता है, और बाहर निकल जाता है तो उसे ग्रेनाइट कहा जाता है ना। तो आप यहाँ समझिए। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि कोई यहाँ लावा आई और यहीं पर यहाँ कैसे जम गया, तो ये चट्टान कहलाएगी ग्रेनाइट, है ना, अंदर में ही रह गया। और वैसे चट्टान जो पूरा बाहर आ गया यहाँ तक तो उसे कहते हैं बेसाल्ट। तो समुद्रों में जो है ये बेसाल्ट चट्टानें होती है, यहाँ बाहर निकल गई है ये चट्टान, तो इसे बेसाल्ट चट्टान कहा जाता है। तो ये भूपर पट्टी के कुछ विशेषता हो गई। मेंटल देख लिए, मेंटल सबसे ज्यादा भाग है। अब बहुत सारे वैज्ञानिक आए और मेंटल को भी 2 भाग में बांट दिया, भूपर पट्टी को भी 2 भाग में बांट दिया, और क्रोड को भी 2 भागों में बांट दिया। तो अगला ग्राफ हम लोग इधर बना दे रहे हैं। तो इस तरह से, जैसे कि सबसे ऊपर कौन है, तो क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल है, और उसके बाद कोर है। तो क्रस्ट को भी ऐसे 2 भागों में बांट दिया, और क्रस्ट के ऊपर वाला भाग को बोला गया ऊपरी भूपर पट्टी, इंग्लिश में अपर क्रस्ट, और नीचे वाला को निचली भूपर पट्टी। उसी तरह मेंटल को भी 2 भाग में बांट दिया और बोला गया ऊपरी मेंटल और इसे निचली मेंटल, और उसी तरह कोर को भी 2 भाग में बांट दिया। और कोर को ऊपरी और निचली नहीं बल्कि बाह्य
क्रोड, हिंदी में क्रोड बोलते हैं, और इसे आंतरिक क्रोड कहा गया। यहां से क्वेश्चन किस तरह से पूछती है, तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि क्रस्ट को दो भागों में बांटने वाली रेखा, तो क्रस्ट को दो भागों में बांटने वाली रेखा को कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। उसी तरह मेंटल को दो भागों में बांटने वाली रेखा को रेपट्टी असंबद्धता कहते हैं, और वही कोर को दो भागों में बांटने वाली रेखा को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। तो इस तरह से कोर भी दो भाग में बट गया, मेंटल भी दो भाग में बट गया, और क्रस्ट भी दो भाग में बट गया। तो यहां से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछती है वो रेखा, जैसे कि क्रस्ट और मेंटल को दो भागों में बांटी थी उसे मोह असंबद्धता कहा गया था, और मेंटल और कोर को बांटने वाली रेखा को क्या कहा गया था, तो गुटेनबर्ग कहा गया था। तो गुटेनबर्ग और मोह असंबद्धता एक बड़ी रेखा है जो पृथ्वी के 3 भागों में बांट रही है। वही क्रस्ट को 2 भाग में कोनार्ड बांट रही है, मेंटल को 2 भाग में रेपट्टी, और कोर को जो है वो लेहमैन बांट रही है। तो ये रेखाएं जरूर आप याद रखेंगे कि कौन कौन क्या क्या बांट रही है। तो आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार ये वाला आप जरूर याद रखेंगे कि कौन रेखा क्या क्या बांट रही है। मेंटल के बारे में एक और विशेषता याद रखेंगे कि जो भी ज्वालामुखी के समय जो लावा मतलब मैग्मा बाहर आती है वो मेंटल से ही आती है। तो याद रखेंगे इस चीज को, क्योंकि आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो मेंटल क्या है, तो ज्वालामुखी से निकला हुआ मैग्मा का एक स्रोत है। कौन, तो मेंटल। तो इस तरह से हम लोग आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देख लिए, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आधुनिक वैज्ञानिकों ने किसको क्या क्या नाम दिए हैं, किस रेखा को क्या नाम दिए हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।